हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम इस वीडियो में देखेंगे 7 मार्च के करंट अफेयर्स को और उसे हम लिंक करेंगे अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अरावलीज फिर से न्यूज़ में है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यूपीएससी का रिजल्ट आया है तो उससे रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स। उसके बाद नेचुरलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को देखेंगे, सिटीजनशिप के पार्ट को पूरा रिवाइज करेंगे। उसके बाद कोर इंडस्ट्रीज देखेंगे। उसके बाद आरबीआई जो मार्केट ऑपरेशंस कंडक्ट करती है उसके बारे में पढ़ेंगे और कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड फैक्ट्स। और उसके बाद आज ज़्यादातर चीज़ें तो नहीं हैं, ज़्यादातर चीज़ें ईरान से के साथ ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट वाली। तो मैपिंग मैंने बहुत सारी करवा चुकी है। उसके बाद जो भी अभी करंट में डेवलपमेंट है तो ज़्यादातर चीज़ें वही है कि आज इसने ये शिप डुबा दी, कल उसने वो कर दिया। तो अभी वॉर जब तक ख़त्म नहीं होता है तो मेरे ख्याल से वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा हमारे लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है एक केस सुन रही है। अरावलीज रेंज के जो डेफिनेशन है 100 मीटर वाले कि 100 मीटर के ऊपर ही अरावलीज के पार्ट को माना जाएगा। तो जिसके कारण जो है 90% अरावलीज के पहाड़ियाँ जो है उसमें माइनिंग अलाउ हो जाती है। तो उसी पर सुप्रीम कोर्ट अभी हियरिंग सुन रही है। तो उसी हियरिंग में एक अमिकस क्यूरे है जिसे फ्रेंड ऑफ कोर्ट बोलते हैं, कोई एक्सपर्ट है। तो उन्होंने कमेटी को कहा कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट थी जिसमें उन्होंने वार्न किया था कि 100 मीटर वाली जो रूल है उससे अरावलीज के 90% हिल्स जो हैं एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो इस पर उन्होंने फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने वार्न किया था। तो लेकिन एनवायरनमेंट सेक्रेटरी जो है इसके उनके व्यूज़ को सप्रेस कर दिया। तो इसी से रिलेटेड है न्यूज़। जब तक इस पर फाइनल हियरिंग नहीं आ जाती तब तक तो ज़्यादा कुछ नहीं है, हमें अरावलीज को ही रिवाइज करते रहना होगा। तो अरावलीज के बारे में स्टैटिक केज में देख लेते हैं। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। तो इसी के टाइम पे जो है यूराल माउंटेन्स बने हुए हैं, स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स बने हुए हैं और एप्लेशियन माउंटेन्स बने हुए हैं। एप्लेशियन कहाँ है? ये नॉर्थ अमेरिका है अगर, तो यहाँ पे है एप्लेशियंस। स्कैंडिनेवियन यहाँ यूरोप है तो यहाँ पर है। और यूराल माउंटेन्स ये रशिया को यूरोप से अलग करता है। अब ये देख लेते हैं। तो प्री कैम्ब्रियन एरा में बना है। तो अभी हाईली डिन्यूडेड एंड इरोडेड। इसकी लेंथ है 800 किलोमीटर और विड्थ 10 से 100 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन वेयर इट इज़। स्टेट्स कौन कौन से इस कवर करते हैं? तो गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली है। स्टार्ट कहाँ से होता है? तो माउंट आबू से स्टार्ट होते हैं और एंड कहाँ होते हैं? दिल्ली रिज। तो हमारा जो राष्ट्रपति भवन है वो भी इसी पर है, रायसेना हिल्स पर। तो और अभी करंट में रायसेना डायलॉग भी कंडक्ट हो रहा है तो उससे याद कर सकते हैं। रायसेना डायलॉग में अभी चीफ गेस्ट कौन आए हैं? तो फिनलैंड के पीएम आए हैं। तो वही स्टार्ट कहाँ हुआ? माउंट आबू से एंड कहाँ हुआ? दिल्ली रिज पर। सबसे लास्ट पॉइंट क्या है? मजनू का टीला है। और हाईएस्ट पीक इसकी गुरु शिखर 1722 मीटर्स। कौन कौन से रिवर फ्लोज होती है? तो बानस, चंबल, साबरमती, लूनी और माही। तो ये दोनों रिवर इंपॉर्टेंट है। लूनी नदी जो है रान ऑफ कच्छ में जाके खो जाती है। ये अरेबियन सी से नहीं मिलती है बल्कि डिजर्ट में ही कहीं ख़त्म हो जाती है। और माही नदी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार क्रॉस करती है इसे। अब आगे जाते हैं, इसके इंपॉर्टेंस पे देखते हैं। तो कोल्ड ब्लॉक्स कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से जो ठंडी हवाएं आती हैं तो उसको ब्लॉक कर देती है। डिजर्ट के एक्सपेंशन को रोकती है। साउथ वेस्टर्न मानसून को इन्फ्लुएंस करती है। और अरावलीज अगर नहीं होती तो थार डिजर्ट हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न यूपी तक पहुंच गया होता। और दिल्ली रिज को ग्रीन लंग ऑफ दिल्ली भी कहते हैं। तो बहुत सारा पॉल्यूशन भी कंट्रोल करती है। तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है अरावलीज की। अब हाईएस्ट पीक के दूसरे माउंटेन्स रेंजेस के भी हाईएस्ट पीक को देख लेते हैं। तो विंध्यास जो है उसके सब भावना शिखर है। सतपुराज की धूपगढ़, वेस्टर्न घाट्स के अनाईमुड़ी और ईस्टर्न घाट्स के महेंद्रगिरी। तो ओल्ड एनसीईआरटीज में तो अभी महेंद्रगिरी दिया हुआ है, लेकिन अगर न्यू एस्टिमेट्स की बात करें तो अभी जिंदगाड़ा है। जिंदगाड़ा ये कहाँ है? ये आंध्र प्रदेश में है। और महेंद्रगिरी ये कहाँ है? ये उड़ीसा में है। तो ये बात ध्यान में रखने वाली है। अब आगे देखते हैं। तो सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन के टॉपर्स के बारे में कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने सोचा कि सारे पब्लिक सर्विस कमीशन को ही एक बार रिवाइज कर लिया जाए। तो इसमें तो न्यूज़ में तो ज़्यादा कुछ नहीं है, तो टॉपर्स के टॉक्स ही हैं। लेकिन हमारे लिए स्टैटिक फैक्ट्स में क्या हो जाएगा? पार्ट 14 हो जाएगा। पार्ट 14 में क्या है? सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट्स। आर्टिकल 308 से 323 तक है।
इसे 2 चैप्टर्स में बांटा गया है। चैप्टर 1 सर्विसेज और चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में है। तो सबसे पहले देख लेते हैं आर्टिकल 309 में क्या है। तो रिक्रूटमेंट और सर्विस कंडीशन, और 308 हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो स्कोप ऑफ सर्विसेज के बारे में बात की गई है, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 309 में है रिक्रूटमेंट एंड सर्विस कमीशन। तो इस पर लॉ कौन बनाएगा? तो यूपीएससी वगैरह के लिए है तो पार्लियामेंट बनाएगा, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए है तो स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। आर्टिकल 310 में क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर ये कहता है कि प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर जो है किसी को भी डिसमिस कर सकते हैं। तो उनके प्लेजर पे है डिसमिस करना, लेकिन उसी को सेफगार्ड किया है आर्टिकल 311 में। कुछ प्रोटेक्शन है, तो 2 टाइप के प्रोटेक्शन हैं। तो सबसे पहले तो ये कि अगर कोई जिसने अपॉइंट किया है उस सिविल सर्वेंट को, तो उससे नीचे की अथॉरिटी उसे डिसमिस नहीं कर सकती, और बिना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के उनको रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये 2 प्रोटेक्शन है सिविल सर्वेंट्स को। आर्टिकल 312 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। लेकिन कहाँ से शुरू होगा? सबसे पहले राज्यसभा में। राज्यसभा की पावर्स यहीं पे ज़्यादा हो जाती है लोकसभा से। तो क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज है, तो पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज कब होगी? जब राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करेगा। और 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करने के आर्टिकल कौन सी है? तो आर्टिकल 249 है, जिसमें राज्यसभा अगर 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करता है तो पार्लियामेंट एम्पावर हो जाती है स्टेट लॉज पे भी, स्टेट लिस्ट के कानून पर भी लॉज बनाने के लिए। तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब चैप्टर 2 में देख लेते हैं पब्लिक सर्विस कमीशंस। तो एस्टैब्लिशमेंट की बात की गई है आर्टिकल 315 में। तो यूनियन लेवल पर यूपीएससी, स्टेट लेवल पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और कोई 2 स्टेट आपस में चाहे कि हम एक साथ बनाए तो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। आर्टिकल 316 में अपॉइंटमेंट की बात की गई है। तो यूपीएससी के मेंबर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर। 317 में क्या कहा गया है? तो रिमूवल के बारे में, मिसबिहेवियर, इंसॉल्वेंसी, पेड एम्प्लॉयमेंट, या फिर इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। तो ये सब ग्राउंड है रिमूवल के लिए। और इसमें एक बात और कि अगर मिसबिहेवियर की बात चलती है तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करके रिपोर्ट सौंपेगी, तब होगा। अब 318 में सर्विस कंडीशंस है। 319 में रीअपॉइंटमेंट रिस्ट्रिक्शन है कि यूपीएससी के अगर कोई चेयरमैन है तो फर्दर रीअपॉइंटमेंट उनको नहीं किया जा सकता है। यूपीएससी के मेंबर हैं तो वो चेयरमैन बन सकते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के। तो यही सब चीज़ें हैं। 320 में फंक्शन दिया गया है। तो गवर्नमेंट को इन सब चीज़ों पर एडवाइस करती है, प्रमोशन, ट्रांसफ़र, सर्विस रूल्स, ये सब है, और ये गवर्नमेंट पर बाइंडिंग नहीं होता है। उसके बाद 321 में एडिशनल कुछ फंक्शन देना चाहे तो वो दे सकती है। आर्टिकल 322 में क्या है? तो इन सब के एक्सपेंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट पर चार्ज होते हैं। 323 में क्या है कि पीएससी जो है अपने एनुअल रिपोर्ट को प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को, यूपीएससी है तो प्रेसिडेंट को देगी और एसपीएससी है तो गवर्नर को देगी, और फिर ये जो है पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में ये रिपोर्ट को रखती है, उस पर चर्चा होती है। बस वही सब चीज़ें। तो हमने कौन सा पार्ट कर लिया? पार्ट 14 को कंप्लीट एक झटके में ख़त्म कर दिया। पार्ट 15 में क्या है? पार्ट 15 में है इलेक्शन कमीशन के बारे में, वो किसी और वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो उसके बाद है डिक्लेयर्ड फॉरेनर स्पेंड 2 years इन डिटेंशन कैंप, असम वुमेन गेट सिटीजनशिप आफ्टर 7-year फाइट। तो सबसे पहले तो ये है कि पुलिस ने दीपाली दास को सस्पेक्ट किया था कि वो बांग्लादेश से इंटर हुई थी इस कट ऑफ डेट के बाद 25 मार्च 1971। इसमें क्या हुआ था कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर स्टार्ट हो गई थी। अब उसके बाद इंटर की, ऐसा पुलिस को सस्पेक्ट हुआ, तो 2019 में उनको फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया गया। तो उसके बाद उन्होंने डिटेंशन कैंप में 2 साल गुजारा, और उसके बाद 2 साल बाद उनको बेल मिल गया। तो बेल मिलने के बाद इन्होंने 7 साल तक स्ट्रगल किया। अब उनको सिटीजनशिप नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस से मिला है। तो ये सब तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कभी ये ज़रूरी हुआ तो दीपाली दास पूछ सकता है, स्टे 1 डे एग्जामिनेशंस में ज़्यादातर पूछते हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए नेचुरलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंपॉर्टेंट है। तो स्टैटिक एज में देख लेते हैं। सबसे पहले तो सिटीजनशिप पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आर्टिकल 5 क्या है? कमेंसमेंट एट द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
आर्टिकल 6 में राइट ऑफ माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, कि पाकिस्तान से जो अगर आते हैं इंडिया तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। आर्टिकल 7 में है माइग्रेट्स टू, जो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए उसके बाद फिर वापस से इंडिया आ गए तो उनके लिए भी सिटीजनशिप के लिए कुछ राइट्स हैं। और आर्टिकल 8 कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे कोई विदेश में जाके जैसे यूरोप में रह रहे हैं तो उनके लिए है, अगर वो सिटीजनशिप लेना चाहें तो उनके बारे में है। और 9 में है वॉलंटरी फॉरेन सिटीजनशिप, अगर फॉरेन की सिटीजनशिप ले ली तो इंडिया की सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 में है कंटिन्यूएंस ऑफ सिटीजनशिप। आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट के पास पावर है सिटीजनशिप को रेगुलेट करने के लिए। तो पार्लियामेंट कैसे रेगुलेट करता है, तो सिटीजनशिप एक्ट 1955 से रेगुलेट करता है। तो इसमें अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो वो 5 तरीके से सिटीजनशिप को ले सकता है। कैसे कैसे, तो ब्रांड एक निमोनिक है, तो BRAND, बर्थ, रजिस्ट्रेशन, एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज, नेचुरलाइजेशन और डिसेंट। तो यही नेचुरलाइजेशन की बात की गई है, तो हम लोग पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले बर्थ को देख लेते हैं। तो 1987 के पहले अगर आप इंडिया में बॉर्न हो गए तो आप जस्ट सॉली प्रिंसिपल से आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। लेकिन अभी क्या है, तो इंडिया में अगर आप बॉर्न हैं तो आपके एक पेरेंट इंडियन होने चाहिए और दूसरे कोई इलीगल माइग्रेंट नहीं होने चाहिए। तो ये सब कंडीशन अगर आपका मेट है तो बर्थ के आधार पर सिटीजनशिप मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन अगर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है या फिर ओवरसीज सिटीजन है तो उनके लिए थोड़ा शॉर्टर प्रोसेस है, तो वो अगर एप्लीकेशन देते हैं तो उनको सिटीजनशिप मिल जाता है। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज, अगर गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जो है कोई दूसरी टेरिटरी एक्वायर करती है तो उसमें फिर गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है कि किनको सिटीजनशिप मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो न्यू टेरिटरीज इंडिया ने कौन कौन सी एक्यूपाई की है, तो गोवा को 1961 में कौन से ऑपरेशन से, शायद ऑपरेशन विजय ये है, पुडुचेरी को 1962 में और सिक्किम को 1975 में। तो ये सब टेरिटरी इंडिया ने एक्यूपाई की। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाला कि किन किन को मिलेगी सिटीजनशिप। ऑटोमेटिक सिटीजन नहीं हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है। और उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट नेचुरलाइजेशन, अगर कोई फॉरेनर है उनको सिटीजनशिप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले 12 ईयर रेसिडेंस इंडिया में होना चाहिए। 11 साल तोड़ के कर सकते हैं, लेकिन 1 साल लास्ट वाला जो है वो कंटिन्यू रहना होगा। अच्छे कैरेक्टर होना चाहिए। 8th शेड्यूल में किसी एक नॉलेज की जानकारी होनी चाहिए और इंटेंशन टू रिसाइड इन इंडिया होना चाहिए। तो सिटीजनशिप एक्ट 2019 में इसी कट ऑफ डेट को कम करके 5 साल कर दिया गया था। तो 2019 में ये एक्ट आया, तो इसका कट ऑफ डेट कितना था, 2014 था शायद, अगर मैं सही हूँ तो 31 मार्च 2014 था, ऐसा कुछ, ये वेरीफाई कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं डिसेंट में। तो पर्सन बॉर्न आउटसाइड इंडिया, अगर कोई पर्सन है उनके पेरेंट्स इंडियन ही हैं लेकिन वो विदेश में जाकर पैदा हुए लेकिन उनको इंडियन सिटीजनशिप ही चाहिए तो वो कर सकते हैं। तो 1992 से पहले दूसरी सिचुएशन थी, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, याद रखना। अभी क्या है, तो अगर आप विदेश में हैं तो इंडियन काउंसलेट से 1 साल के अंदर जो है रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। तो हमने पार्ट 2 को पूरा ख़त्म कर दिया है स्टैटिक एज में। अब आगे बढ़ते हैं। तो हाउ वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में इम्पैक्ट अदर कोर इंडस्ट्रीज बियॉन्ड ऑयल एंड गैस, तो उसी के बारे में बता रहा है कि ढेर सारी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि सीमेंट वगैरह के लिए लाइमस्टोन वगैरह हम इंपोर्ट करते हैं और फर्टिलाइज़र वगैरह के लिए हम लोग सल्फ़र इंपोर्ट करते हैं। तो अगर वहाँ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ईरान वाला तो हमारा इंपोर्ट्स पे इफेक्ट करेगा। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर दिया है तो उससे जो है हमारे कोर इंडस्ट्रीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोर इंडस्ट्रीज़ क्या क्या हैं, तो ये 8 इंडस्ट्रीज़ हैं, रिफाइनरी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट, फर्टिलाइज़र। तो ये सब हमारे कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। तो उसके लिए इंडेक्स है, कौन सा है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, NSO इसको रिलीज़ करती है और इसका बेस ईयर 2022-2023 है। तो इसी के बारे में है। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ ऑब्वियस सी बात है कि अगर वहाँ पे कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो इंपोर्ट्स पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उसी के बारे में है। अब आगे बढ़ते हैं। RBI टू कंडक्ट 1 लाख करोड़ ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो मार्केट ऑपरेशन क्यों करती है RBI, पहले वो देख लेते हैं। तो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए, इंटरेस्ट रेट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए और लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए।
कितनी बार कई चीज़ें होती है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो करती हैं, लेकिन उनसे भी कंट्रोल में नहीं आती है, तो आरबीआई भी इस ऑपरेशंस को करती है। तो सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है, तो आरबीआई बाइज एंड सेल सिक्योरिटीज़ इन ओपन मार्केट। तो जैसे कॉमर्शियल बैंक ओपन मार्केट से खरीदते थे, उसी तरह आरबीआई भी मार्केट से बाय या सेल करने लगती है सिक्योरिटीज़। तो अगर मार्केट से सिक्योरिटीज़ को बाय करेगी तो क्या होगा, तो मार्केट में पैसा रिलीज़ करेगी, कोई चीज़ खरीदेगी तो उसके बदले पैसा देगी। तो आरबीआई मार्केट को पैसा दी, तो लोगों के पास पैसा आया, लोग चीज़ें खरीदने चालू किए, तो उससे प्राइस राइज हुआ, तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ गया। अगर इन्फ्लेशन कम है तो आरबीआई क्या करेगी, सिक्योरिटीज़ को बाय कर लेगी। और मार्केट में बहुत सारा पैसा है तो क्या करेगी आरबीआई, सिक्योरिटीज़ को बेच देगी। सिक्योरिटीज़ को बेचेगी तो उसके पैसा मिलेगा कुछ, तो मार्केट से पैसा निकाल दिया तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया। और उसके बाद है मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, वो भी इसी तरह है। तो एक्सेस लिक्विडिटी को आरबीआई सक आउट कर लेता है। तो इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, आरबीआई सिर्फ जीसेक्स को सेल करती है। और एक है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट में अगर गवर्नमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए अगर लोन उठाना है 25-30 साल के लिए, तो उसे गवर्नमेंट चाहेगी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट पे मुझे लोन मिले और मुझे कम से कम इंटरेस्ट पे करना पड़े। तो अगर वो करना चाहती है गवर्नमेंट, तो आरबीआई को बोलती है कि तुम ऑपरेशन ट्विस्ट करो। ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या होता है कि आरबीआई जो है शॉर्ट टर्म के जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं उनको बेचना चालू कर देती है, और उस पैसे जो मिलते हैं उस पैसे से लॉन्ग टर्म के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को खरीदना चालू कर देती है। तो गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म वाले गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की खरीदना चालू की तो मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी तो उसकी यील्ड घट जाएगी। मतलब कि अगर पहले 1,000 रुपये पर 100 रुपये इंटरेस्ट मिलते थे, तो ढेर सारे अगर इस जीसेक्स की डिमांड होने लगी तो 1,000 पर अब 80 रुपये ही मिलेंगे। तो इसलिए इस यील्ड जो है 20% घट गई, 100 से 80 हो गई। तो अब इंटरेस्ट जो है 80 रुपये ही मिलेंगे। 80 रुपये ही अगर गवर्नमेंट लोन उठाती है तो 80 रुपये ही पे करने पड़ेंगे, पहले 100 रुपये करने पड़ते, तो गवर्नमेंट को सस्ता लोन पड़ेगा। तो उसी को कहते हैं ऑपरेशन ट्विस्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो चीपर बोरोइंग फॉर कॉर्पोरेट्स, चीपर बोरोइंग फॉर गवर्नमेंट, बूस्टिंग इकोनॉमी, ये तीनों इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब ये सब चीज़ें याद रखने वाली हैं, रट्टा मारने वाली चीज़ें। तो प्रियंका चोपड़ा जोनास टू प्रेजेंट अवार्ड एट 98th ऑस्कर्स। तो ये अवार्ड प्रेजेंट करेंगी, तो इंडिया की है तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इंडियाज़ फर्स्ट आ गया रिवर लाइट हाउस, ऑल 4 इन आसाम। तो ये पूछ सकते हैं किसने लिया, तो सरबंदा सोनोवाल। अब आगे देखते हैं। बालेन शाह जो हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के, बालेंद्र बालेन शाह, ये अब नेपाल के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इनका नाम भी पूछ सकता है कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं। तो ये सब हैं। उसके बाद है इंडिया फिनलैंड एलिवेट बायलैटरल टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये भी चीज़ें याद रखने वाली भी हैं, इसमें कुछ खास तो है नहीं। तो बायलैटरल टाइज में क्या होते हैं कि ट्रेड पर बात होगी, कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे, तो ये सब आते हैं बायलैटरल टाइज में। स्ट्रेटेजिक टाइज में इससे एक लेवल और हो जाता है कि ये सब ट्रेड या कल्चरल एक्सचेंज हो गए ही, इनके साथ हम लोग सिक्योरिटी में भी कोऑपरेट करेंगे, डिफेंस में भी कोऑपरेट करेंगे, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को और डिपेंड कर देंगे। तो ये डिफरेंस होता है। तो अभी इंडिया और फिनलैंड जो है बायलैटरल टाइज से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर आ चुके हैं। अभी फिनलैंड के प्रधानमंत्री भी आए हुए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर हैं इसमें, रायसेना डायलॉग में। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या न्यूज़ है। तो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में फ्यूल इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, प्रोलॉन्ग क्राइसिस कुड हिट एक्सचेंज रेट, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें पहले से हम लोग को पता है कि ईरान के साथ अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर दिया गया है। तो उससे क्या होगा कि सबसे पहले तो हमारे तेल के दाम बढ़ेंगे। हम लोग ढेर सारा अपना तेल बाहर से इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट हैं। तो उसी पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ये कहा है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस जो है राइज होंगे, तो हम लोग पूरे तरह डिपेंडेंट है, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी गड़बड़ा जाएगा और रुपये से वीकेन होगा और इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन होगा। तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्या हो गया कि हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन
हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसके दाम बढ़ गए, तो इसलिए हमारे कंट्री में भी प्राइसेस के दाम बढ़ गए। तो एक तरह से ये इंपोर्ट, हमने इन्फ्लेशन को इंपोर्ट कर लिया, तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है। तो उसी पर ये भी बात कही है कि इंडिया के पास जो है अभी फॉरेक्स रिजर्व ढेर सारे हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट कम है और इन्फ्लेशन भी कम है, तो ये रिस्क को मैनेज करने के लिए काफ़ी है। तो अब आगे देखते हैं, ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें। तो आज इतना ही। ज़्यादातर न्यूज़ ईरान कॉन्फ्लिक्ट पर ही हैं, तो वो आप वॉच करते रहिए। तो सबसे पहले लाइक कर लीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो अब मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए थैंक यू।